हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे इस चैनल पर। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अगर किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये लेक्चर सीरीज़ आपके लिए ही है। पॉलिटिशियंस आजकल हम लोग ले रहे हैं, यानी मैं ले रही हूँ। ठीक है, हम सब एक साथ पढ़ रहे हैं, इसलिए अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा बर्डन कम लग रहा है, क्योंकि जब कोई साथ दे देता है, चाहे वो पढ़ाई हो या अन्य कोई मैटर हो, तो थोड़ा सा सरल हो जाता है। तो आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक ले रहे हैं, वो है हाई कोर्ट। ठीक है, तो शुरू करते हैं, क्योंकि लेक्चर काफ़ी लंबा, काफ़ी वीडियो हो जाता है। तो मैं ये कोशिश करूँगी, क्योंकि चैप्टर्स ही इतने डीप हैं, इतने डीप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, और जानना भी चाहिए, क्योंकि पॉलिटी ऐसा पार्ट है जो हर किसी को जानना चाहिए कि पॉलिटिकल सिस्टम में क्या होता है, कैसे उसकी सारी चीज़ें होती हैं, क्या प्रोविजंस गिवन हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। ये सब हमें जानना बहुत ही थोड़ा सा कौतूहल का भी विषय हो जाता है। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं, जल्दी से शुरू कर देते हैं ये सेशन। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इन इंडिया सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम इज़ देयर। द हाई कोर्ट ऑपरेट्स बिलो द सुप्रीम कोर्ट एंड अबव द सबऑर्डिनेट कोर्ट। सबको पता है, सुप्रीम कोर्ट के नीचे आता है, लेकिन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के ऊपर आता है। स्टेट में हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील होता है हाई कोर्ट। ओके, अब जानते हैं कि आया कैसे। ठीक है, तो इसका जो इंस्टीट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट ओरिजिनेटेड इन इंडिया इन 1862, जो चार्टर आया था 1862 का, उसके तहत ही हाई कोर्ट्स कहाँ कहाँ बनाए गए थे। कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास। सभी को पता है, अगर किसी ने कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री पढ़ी है, या इसको लीगल हिस्ट्री भी बोलते हैं, तो उसमें आपको ये चीज़ जानी होगी। ठीक है, फिर इससे क्या हुए, 3 कोर्ट्स बन गए, यानी कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। ठीक है, 1862 के एक्ट से आए थे। फिर 1866 में 4th हाई कोर्ट बना दिया गया, वो है हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद। ठीक है, अभी प्रेजेंटली कितने हाई कोर्ट्स हैं वो जानते हैं। 25 हाई कोर्ट्स रन कर रहे हैं। ठीक है, आप सभी को पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा प्रोविज़न करता है कि एक हाई कोर्ट्स एक से ज़्यादा टेरिटरी को, यानी यूनियन टेरिटरी हो सकती है, स्टेट हो सकते हैं, उनको कवर कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर अ हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट, बट द 7th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956 authorized the parliament to establish a common high court for 2 or more states, or for 2 or more states and a union territory. Okay, at present there are 25 high courts. Okay, अभी जानते हैं कि ये कहाँ गिवन है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो पार्ट 6 है, और आर्टिकल 214 से लेकर के 231 तक गिवन है हाई कोर्ट्स के बारे में। ठीक है, क्या क्या गिवन है, तो विद रिगार्ड टू ऑर्गेनाइजेशन, इंडिपेंडेंस, जुरिस्डिक्शन, पावर्स, प्रोसीजर्स एंड सो ऑन। ओके, कंपोजिशन जान लेते हैं हाई कोर्ट का, और इसका अपॉइंटमेंट भी जानेंगे। तो एवरी हाई कोर्ट, वेदर एक्सक्लूसिव और कॉमन, ठीक है, consist of a chief justice and such other judges as president from time to time deem necessary to appoint. यहाँ कोई फिक्स्ड स्ट्रेंथ नहीं दी होती है, प्रेसिडेंट ही डिटरमाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू वर्कलोड, अकॉर्डिंग टू नेसेसिटी, कि कितने जजेस का अपॉइंटमेंट करना है, लेकिन एक चीफ जस्टिस ज़रूर होता है ये। ठीक है, तो आगे वही चीज़ बता दी, द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई द स्ट्रेंथ ऑफ अ हाई कोर्ट एंड लीव्स इट टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रेसिडेंट. Accordingly, the president determines the strength of a high court from time to time depending upon its workload. Okay, appointment of judges देखते हैं, तो जो the judges of a high court are appointed by the president. ठीक है, the chief justice is appointed by the president after consultation with the chief justice of India and governor of the state concerned. यानी कि जब chief justice of a high court जब president appoint कर रहे होते हैं, तो उसमें chief justice of India का विचार विमर्श करते हैं उनके साथ, और उनके गवर्नर्स का। ठीक है, मान लीजिए 2 से ज़्यादा राज्यों में उसका जुरिस्डिक्शन है, तो फिर उनके गवर्नर्स से भी कंसल्ट करेंगे। ठीक है, आगे जानते हैं। इन केस ऑफ अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट, द गवर्नर्स ऑफ ऑल द स्टेट कंसर्न्ड आर कंसल्टेड बाय द प्रेसिडेंट। ओके, आगे जानते हैं। तो एक आप सभी को पता है कि 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट
जो हुआ था 2014 में हुआ था, उससे एक बॉडी आई थी। कौन सी बॉडी आई थी? NJAC, जिसे बोलते हैं नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। ठीक है, इसके तहत क्या हुआ था कि कॉलेजियन सिस्टम को हटाने की बात कही गई थी। इसमें एक तरह से पॉलिटिकल इंटरवेंशन हो गया तो 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्रक डाउन कर दिया, इस पूरे बॉडी को ही ख़त्म कर दिया। ये कहा कि ये कहीं ना कहीं हमारी जो इंडिपेंडेंस है, यानी जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है, उस पर कहीं ना कहीं चोट पहुंचा रहा है, इसलिए इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया 2015 में ही। ठीक है, ये बॉडी भी समाप्त कर दी गई और वो अमेंडमेंट भी। ठीक है, तो अभी क्या सिस्टम है? अभी कॉलेजियन सिस्टम ही चलता है। ओके, क्वालिफ़िकेशंस एंड सैलरीज जान लेते हैं। क्या उनको क्वालिफ़िकेशंस हैं, ओथ्स क्या लेते हैं और सैलरीज किस प्रकार की हैं। तो क्वालिफ़िकेशन में क्या है गिवन है? ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, ही शुड हैव हेल्ड अ ऑफिस, जुडिशियल ऑफिस इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर 10 years, और ही शुड हैव बीन एन एडवोकेट ऑफ अ हाई कोर्ट। ठीक है, फॉर 10 years। ये सारी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। तो इसमें इससे क्लियर क्या हो रहा है कि कोई मिनिमम एज नहीं गिवन है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट। ठीक है, ओथ क्या लेते हैं वो जानते हैं। अ पर्सन अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट बिफोर एंटरिंग अपॉन हिज ऑफिस हैज़ टू मेक एंड सब्सक्राइब एन ओथ और अफर्मेशन बिफोर द गवर्नर। आप सभी को पता है, यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए। क्या ध्यान देना है कि इनका अपॉइंटमेंट तो कौन कर रहे हैं? प्रेसिडेंट कर रहे हैं, लेकिन ओथ कौन दिला रहा है? गवर्नर दिला रहे हैं। ठीक है, क्लियर? तो क्या करेंगे, क्या ओथ लेते हैं वो जानते हैं। टू बियर ट्रू faith and allegiance to the Constitution of India, to uphold the sovereignty and integrity of India, to duly and faithfully and to the best of his ability, knowledge and judgment perform the duties of the office without fear or favor, affection or ill will, to uphold the Constitution and the laws। क्या क्या शपथ लेते हैं? बिल्कुल शुद्ध अंतःकरण से सारे जो भी उनको, जब वो जुडिशियल ऑफिस होल्ड कर रहे हैं, बिना किसी भेदभाव के वो न्याय करेंगे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के लॉज जो हैं, उनके जो नियम कानून हैं, उनका पालन करेंगे। ठीक है, अपनी मतलब जितना उनको नॉलेज है, जितनी उनकी कैपेसिटी, जिनकी पूरी एबिलिटीज़ का प्रयोग करेंगे, और जो देश हमारा संप्रभु है उसकी इंटीग्रिटी यानी कि एकता को और अखंडता जो होती है, ये सारे वर्ड्स आ जाते हैं, ना भी लिखे हों तो भी ये मान के चला जाता है कि जो भी अच्छी अच्छी बातें हैं वो सारी करेंगे। ठीक है, इंटीग्रिटी का मतलब वैसे तो सत्य निष्ठा होता है, लेकिन यहाँ पे इंटीग्रेशन का मतलब एकीकरण से भी होता है। ठीक है, ओके, ये सारे वो ओथ लेते हैं। ठीक है, बिना किसी भेदभाव के, कोई फेवर भी नहीं कर सकते हैं, और किसी भी प्रकार का वो इल विल भी, दुराभाव या नहीं रखेंगे किसी के भी प्रति। ठीक है, सैलरी एंड अलाउंसेस क्या मिलते हैं इनको, तो ये डिटरमाइन करते हैं, पार्लियामेंट ही डिटरमाइन करते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। और जब तक ये ऑफिस में रहते हैं तब तक, जब तक कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लग जाती, तो इनके कोई भी भत्ते और ये सब सैलरीज वगैरह कुछ भी कम नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, ओके, टेन्योर जान लेते हैं। तो ही होल्ड्स ऑफिस अंटिल द एज ऑफ 62 years, 62 साल की उम्र तक रहते हैं। ठीक है, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग हिज एज is to be decided by the president after consultation with the chief justice of India, and decision of the president is final। यानी कि मान लीजिए कोई एज को लेकर विवाद होता है, तो इसमें प्रेसिडेंट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही मिलकर डिसीजन लेते हैं और प्रेसिडेंट का डिसीजन फाइनल होता है। रिज़ाइन कर सकते हैं अपने ऑफिस से, किसको लिख करके? प्रेसिडेंट को लिख करके। रिमूव किए जा सकते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट की रिकमेंडेशन चाहिए होती। ही वैकेट्स हिज ऑफिस व्हेन ही इज़ अपॉइंटेड एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और व्हेन ही इज़ ट्रांसफर टू अनदर हाई कोर्ट। रिमूवल किस प्रकार का होता है? लंबा चौड़ा बहुत बड़ा रिमूवल, बहुत अच्छा प्रोसेस है। जैसे वहाँ सुप्रीम कोर्ट के जजेस रिमूव होते थे बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट, वही यहाँ पे भी है। तो थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, तो जजेस इंक्वायरी एक्ट क्या प्रोसीजर देता है रिमूवल ऑफ द जजेस ऑफ हाई कोर्ट बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट? तो जानते हैं स्टेप बाय स्टेप। अ रिमूवल मोशन साइंड बाय द 100 members इन द केस ऑफ लोकसभा। लोकसभा में अगर मोशन पहले पास हो रहा है तो 100 members का क्या होना चाहिए? सिग्नेचर होता है, एक मोशन वो पास करेंगे। और अगर राज्यसभा में हो रहे हैं तो 50 members का। ठीक है,
और फिर ये कहाँ दिया जाएगा, मान लीजिए राज्यसभा में हो रहा है तो चेयरमैन को दे दिया जाएगा या डिप्टी चेयरमैन को दे दिया जाएगा, और लोकसभा में इनिशिएट हो रहा है तो स्पीकर या डिप्टी स्पीकर को दे दिया जाएगा, ठीक है। इफ़ इट इज़ एडमिटेड बाय देन द स्पीकर और चेयरमैन इज़ टू कॉन्स्टिट्यूट अ 3 मेंबर कमेटी। 3 मेंबर कमेटी फिर गठित हो जाएगी। इन जो 3 मेंबर की कमेटी जो बन रही है उसमें कौन कौन हो सकते हैं, तो चीफ जस्टिस और अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हो सकते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हो सकते हैं, और डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट हो सकते हैं, ठीक है। इफ़ द कमिटी फाइंड्स द जज टू बी गिल्टी ऑफ मिसबिहेवियर और सफरिंग फ्रॉम इनकैपेसिटी द हाउस कैन टेक अप द कंसिडरेशन फॉर द, मतलब कह रहे हैं कि ये पाया जाता है कि कोई मिसबिहेवियर इन्होंने कर दिया है और असक्षम हो गए, इनकैपेसिटी हो गई है, तो ये मोशन अगर कमेटी भी मान लेती है कि ऐसा कुछ हुआ है तो फर्दर फिर होगा, क्या होगा, मोशन को ले लिया जाएगा कंसिडरेशन में। आफ्टर द मोशन इज पास बाय ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी एंड एड्रेस इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट फॉर द रिमूवल ऑफ द जजेस। सबको पता है स्पेशल मेजोरिटी के तहत ही ये हटाए जा सकते हैं। उस स्पेशल मेजोरिटी में क्या होता है, एक तो टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस की मेजोरिटी होनी चाहिए, ठीक है, और फिर 2/3 मेंबर्स जो होते हैं प्रेजेंट एंड वोटिंग उनका वो होना चाहिए, ठीक है। फाइनली द जजमेंट क्या पास हो जाता है, अगर मान ये सारे इनके जो भी मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी मान लीजिए प्रूफ हो गया, तो फिर क्या होगा, प्रेसिडेंट पास कर देंगे ऑर्डर और हो जाएगा, फिर रिमूवल हो जाएगा। इंटरेस्टिंग बात क्या है, अभी तक ऐसा कभी हुआ नहीं है, ठीक है। ट्रांसफ़र कैसे होता है, तो प्रेसिडेंट ही ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है, फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर आफ्टर कंसल्टिंग विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। थोड़ी सी रूलिंग्स क्या है, इन 1977 द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट द ट्रांसफ़र ऑफ हाई कोर्ट जजेस कैन बी रिजॉर्टेड टू ओनली एन एक्सेप्शनल मेजर एंड ओनली इन पब्लिक इंटरेस्ट एंड नॉट बाय वे ऑफ पनिशमेंट। मतलब कह रहे हैं कि यहाँ पे कि पनिशमेंट के तहत उनका ट्रांसफ़र नहीं होगा, अगर बहुत अर्जेंट नीड है तो ही ट्रांसफ़र होता है, और ये एक्सेप्शनल मेजर होता है, ठीक है। एक और इसमें रूलिंग, मतलब एक केस होता था द थर्ड जजेस केस में 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि इन केस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हाई कोर्ट जजेस द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शुड कंसल्ट इन एडिशन टू द कॉलेजियम ऑफ 4 senior most judges of the Supreme Court, the Chief Justice of the 2 high courts, one from which the judge is being transferred and other receiving it। इसका मतलब ये है कि 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग दी, क्या दी, कि जब ट्रांसफ़र होगा हाई कोर्ट के जजेस का तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कॉलेजियम में 4 जजेस को तो कंसल्ट करेंगे, 2 चीफ जस्टिस को भी कंसल्ट करेंगे जहाँ पे वो जा रहे हैं और जहाँ से वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं, ठीक है, क्लियर, ओके। अब जानते हैं एक्टिंग चीफ जस्टिस और एडिशनल एंड रिटायर्ड जजेस के बारे में। तो एक्टिंग चीफ जस्टिस का मतलब क्या, द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट एज एन एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट व्हेन द ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज़ वैकेंट। खाली है पद तो कर सकते हैं, ठीक है, टेम्परली एब्सेंट हो गए हैं तो कर सकते हैं। और कभी कभी क्या होता है, अगर मान लीजिए चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न हाई कोर्ट के ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने में असक्षम है, कोई इनकेपेसिटी डेवलप हो गई है, तो भी कर सकते हैं। और इसके अलावा क्या कर सकते हैं, द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट ड्यूली क्वालिफाइड पर्सन एज एडिशनल जजेस ऑफ हाई कोर्ट फॉर अ टेम्परेरी पीरियड नॉट एक्सीडिंग 2 years। मतलब यहाँ पे एडिशनल और एक्टिंग जजेस के लिए भी क्या किया गया है, मतलब प्रोविज़न किया गया है कि एडिशनल जजेस 2 साल के लिए अपॉइंट हो सकते हैं जब वहाँ पे कोई टेम्प्रेरी वर्कलोड आ जाता है, या बहुत सारा क्या हुआ है कि मतलब बहुत सारे पेंडिंग केसेस आ गए तो कर सकते हैं, ठीक है। द प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो अपॉइंट अ ड्यूली क्वालिफाइड पर्सन एज एन एक्टिंग जज ऑफ अ हाई कोर्ट व्हेन द जज ऑफ दैट हाई कोर्ट अदर देन चीफ जस्टिस इज अनेबल टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ ऑफिस ड्यू टू एब्सेंस और एनी अदर रीजन or appointed to act temporarily as Chief Justice of that High Court. An acting judge hold office until the permanent judge resumes office। इनके जब तक परमानेंट नियुक्ति नहीं हो जा रही है तब तक के लिए ही रहेंगे, ठीक है, टेम्परेरी पीरियड होता है। एंड कैन नॉट होल्ड ऑफिस आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 62 years, ये बार कर दिया गया। रिटायर्ड जज का क्या कॉन्सेप्ट है, एट एनी टाइम द चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट ऑफ अ स्टेट कैन रिक्वेस्ट अ रिटायर्ड जज
of that high court or any other high court to act as the judge of the high court of that state for a temporary period के लिए retired judges को भी रखा जा सकता है. He can do so only with the previous consent of the president. का previous consent इसमें चाहिए होगा and also of the person to be appointed. जिनका appointment हो रहा है उनसे भी consult किया जाएगा और consent लिया जाएगा और president को consent देंगे. ठीक है. अब जान लेते हैं कि इंडिपेंडेंस ऑफ द हाई कोर्ट. ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है. क्यों कहा गया कि इंडिपेंडेंट है हाई कोर्ट? तो इसके लिए मोड ऑफ अपॉइंटमेंट जान लेते हैं. तो इन सभी को पता है प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं. इनको कैसे करते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी कंसल्ट करते हैं और जिस कोर्ट में, जिस हाई कोर्ट में होना है उनके चीफ जस्टिस को भी करते हैं. ठीक है, तो ये क्या करता है? ऐसा प्रोविज़न, कोई भी पॉलिटिकल इंटरवेंशन इसमें नहीं है, इसीलिए कहा गया है कि इंडिपेंडेंट है जुडिशरी. सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है, सबको पता है. फिक्स सर्विस कंडीशंस हैं, मतलब सारे अलाउंसेस प्रिविलेजेस सब इनको मिलते रहते हैं. ठीक है. एक्सपेंसेस चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड, तो यहाँ सबको पता है कंसोलिडेटेड फंड पे इनका सारा एक्सपेंसेस चार्ज होता है. द सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट and the pensions of the staff as well as administrative expenses of a high court are charged on the consolidated fund of the state. They are non votable by the, इन पे वोट नहीं होता है स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, though they can be discussed. डिस्कशन हो सकता है केवल. It should be noted here that the pension of a high court judge is charged on the consolidated fund of India, not the state. लेकिन इनकी जो पेंशन होती है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आती है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से नहीं आती है. ये ध्यान रखिए यहाँ पे. ठीक है, थोड़े थोड़े मेजर्स और थोड़े थोड़े प्रोविजंस अलग हैं. तो इनकी सैलरी एंड अलाउंसेस तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से आएगा, लेकिन इनकी पेंशन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आता है. ठीक है, वेरी क्लियर. ओके. कंडक्ट ऑफ जजेस कैन नॉट बी डिस्कस, इनका कंडक्ट भी डिस्कस नहीं हो सकता, इसलिए भी इनकी एक कहा जा सकता है कि ये इंडिपेंडेंट जुडिशरी है हमारी. ठीक है. बैन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट, कहाँ बैन है? लोअर कोर्ट्स में नहीं कर सकते हैं, और जिस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या जज रहे हैं वहाँ नहीं कर सकते. अदर कोर्ट्स में, अदर हाई कोर्ट्स में कर सकते हैं. तो क्या कह रहे हैं? द रिटायर्ड परमानेंट जजेस ऑफ अ हाई कोर्ट आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम प्लीडिंग और एक्टिंग इन एनी कोर्ट बिफोर एनी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द सुप्रीम कोर्ट एंड अदर हाई कोर्ट्स. दिस इंश्योर्स दैट दे डू नॉट फेवर एनी वन इन द होप ऑफ एनी फ्यूचर फेवर. ठीक है. पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट अगर कोई कर देता है तो पनिश करने का इनके पास पावर है. फ्रीडम टू अपॉइंट इट्स स्टाफ, अपने स्टाफ को भी अपॉइंट करने का इनके पास पावर है. चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कैन अपॉइंट ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स ऑफ द हाई कोर्ट विदाउट एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव. ठीक है. इट्स ज्यूरिसडिक्शन कैन नॉट बी, इनका ज्यूरिसडिक्शन भी कर्टेल नहीं किया जा सकता है. ज्यूरिसडिक्शन जो डिटरमिन किया जा चुका है वो रहता है इनका. ठीक है. सेपरेशन फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव. ठीक है, सेपरेशन है, कंप्लीट सेपरेशन है एग्जीक्यूटिव से. तो इस तरह से 10 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनसे हमें पता चलता है कि इंडिपेंडेंस है हाई कोर्ट की, बिल्कुल स्वतंत्र है, अपना काम जैसे चाहें वो कर सकते हैं. ज्यूरिसडिक्शन जान लेते हैं. तो सबको पता है इट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन अ स्टेट. क्या क्या इनको ज्यूरिसडिक्शन क्या क्या इनका है वो जान लेते हैं. तो इनके पास ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है, रिट का ज्यूरिसडिक्शन है, एपलेट यानी कि अपील वाला ज्यूरिसडिक्शन है, सुपरवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन है क्योंकि सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को सुपरविजन करते हैं. अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, पता ही है. कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट सबको पता है. पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू भी है इनके पास. ठीक है. ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में जानते हैं क्या मैटर्स होते हैं. तो मैटर्स ऑफ एडमिरल्टी एंड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. एडमिरल्टी मतलब होता है जो आपके नौसेना से जो संबंधित जितने मैटर्स हैं इनके पास ही आते हैं. डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट इन स्टेट लेजिस्लेचर. रिगार्डिंग रेवेन्यू मैटर के पास इनके पास ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है. ठीक है, सभी को पता है. नहीं पता है तो यहाँ से जान लीजिए. ओके. इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स पता ही है. केसेस ऑर्डर टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ सबऑर्डिनेट कोर्ट इन्वॉल्विंग द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कहीं पे कॉन्स्टिट्यूशन का की व्याख्या करनी है, उनका इंटरप्रिटेशन होना है, उनका निर्वचन होना है, तो भी हाई कोर्ट्स के पास पावर है. और जानते हैं कि द 4 हाई कोर्ट डैट इज़ कैलकाटा, बॉम्बे, मद्रास एंड दिल्ली हाई कोर्ट्स हैव ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन इन केस ऑफ हायर वैल्यू. ठीक है. अब जानते हैं रिट ज्यूरिसडिक्शन. तो आप सबको पता है आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट को भी रिट ज्यूरिसडिक्शन का पावर है.
ठीक है, इज़ नॉट एक्सक्लूसिव बट कॉन्करेंट विद द रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। एक्सक्लूसिव नहीं है, जैसे पैरेलल चलता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के तहत है, यहाँ पे 226 के तहत हाई कोर्ट्स को है। 5 रिट सबको पता ही है, मैंने बहुत बार बता चुकी हूँ मैं, जैसे कि quo warranto, mandamus, certiorari, prohibition, ठीक है, habeas corpus, ये सारी 5 रिट्स हैं। थर्ड पॉइंट आता है एपलेट ज्यूरिसडिक्शन, यानी कि कोर्ट ऑफ अपील होता है, ठीक है। तो इस सिविल मैटर्स पे इनका एपलेट ज्यूरिसडिक्शन होता है, ठीक है, सबको पता है, इसकी डिटेल में नहीं जाते, सबको पता है कि अपील में जाते ही हैं हाई कोर्ट में। क्रिमिनल मैटर्स में भी है इनके पास, ठीक है, कैपिटल पनिशमेंट भी दे सकते हैं, ठीक है, ओके। जैसे मान लीजिए सेशन कोर्ट अगर मान लीजिए कोई मृत्युदंड दे देता है तो उसका कन्फर्मेशन हाई कोर्ट ही करता है, कंसर्न हाई कोर्ट ही करता है, सबको पता है। ये देखिए, ये डिटेल जो होते हैं ना, ये बेसिकली उनको जानना चाहिए जिनको लॉ पढ़ना है डीपली। पॉलिटी के सेक्शन में इतना ही सही। सुपरवाइजरी जुरिडिक्शन है इनके पास, ठीक है, ट्रिब्यूनल्स पे करते हैं, और जो भी उनकी टेरिटरी में आते हैं वो उन सारी उस पर करते हैं। लेकिन जैसे आपको पता होगा कि इनका मिलिट्री कोर्ट्स पे और जो उनके ट्रिब्यूनल्स होते हैं, यानी जो मिलिट्री लॉ के तहत, उन पे सिर्फ जुरिडिक्शन नहीं होता है, ठीक है। आप जानते हैं कि इस पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस भी है ही है इनको, ठीक है, वेरी ब्रॉड है, ओके। कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट सबको पता है। इन एडिशन टू एपलेट जुरिडिक्शन, सुपरवाइजरी जुरिडिक्शन ओवर द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स भी है इनके पास, ठीक है। इट इज़ कंसल्टेड बाय द गवर्नर इन मैटर्स ऑफ अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग, ये सारी चीज़ें हैं ही नहीं, ठीक है। एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, द जजमेंट्स, प्रोसीडिंग्स एंड एक्ट्स ऑफ हाई कोर्ट्स आर रिकॉर्डेड फॉर परपीचुअल मेमोरी, यानी शाश्वत रहने के लिए जितने जजमेंट्स आते हैं। परपीचुअल का मतलब ये होता है ना, बहुत समय तक जो अंतहीन मतलब रखा जाता है, ठीक है। टेस्टिमनी के लिए ही सारे रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं और इनकी एविडेंशियली वैल्यू होती है, यानी कि ये साक्ष्य के लिए मतलब रखे जाते हैं कि एविडेंस, मतलब जो भी रूलिंग्स आती हैं, जो भी इनके जजमेंट्स आते हैं, वो इनको प्रिजर्व किया जाता है, एक तरह से उनको संरक्षित और संभाल के रखा जाता है, ठीक है। और ये कहीं भी कैन नॉट बी क्वेश्चन व्हेन मतलब मान लीजिए सबऑर्डिनेट कोर्ट में इनका रखा हुआ रिकॉर्ड कोई प्रस्तुत हो रहा है तो उसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। लीगल प्रेसिडेंट्स एंड लीगल रेफरेंस, ये एक तरह से लीगल प्रेसिडेंट का भी काम करते हैं। यहाँ पे प्रेसिडेंट है, नॉट प्रेसिडेंट, ओके। आपको पता होगा ना कि जो कोर्ट्स होती हैं वो पुराने केसेस का भी देखती हैं कि कोई नज़ीर इस प्रकार की है कि नहीं। प्रेसिडेंट का मतलब नज़ीर, पहले से कोई ऐसा जजमेंट आ चुका है इस मैटर पे, यही ऐसा मैटर था, सिमिलर मैटर था, तो क्या जजमेंट हुआ था वो, ठीक है। अब जानते हैं कि पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू भी है इनके पास, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू इज़ द पावर ऑफ द हाई कोर्ट टू एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ legislative enactment and executive order, both central and state governments. On examination, if they are found to be violative of the constitution, that is otherwise, they can be declared as illegal, unconstitutional, invalid, null and void by the high court, ठीक है। Though the phrase judicial review has nowhere been used in the constitution, the provisions of article 13 and 226 explicitly confer the power of judicial review on high court, ठीक है। किन किन केसेस में कर सकते हैं जुडिशियल रिव्यू, ये पहले भी हमने जाना था, थोड़ा सा जान लेते हैं। इफ़ इट इन्फ्रिंजेस द फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स का कहीं वायलेशन हो रहा है तो कर सकते हैं। कहीं कोई एक्ट, कोई रेगुलेशन अल्ट्रा वायर्स चला गया, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को ही उसने आहत कर दिया है, उसके मूल ढांचे को ही मतलब डिस्ट्रॉय कर दिया, तो भी जुडिशियल रिव्यू इन केसेस में होता है। और फिर वो पर्टिकुलर एक्ट, इनैक्टमेंट जो भी होता है वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाता है। इफ़ इट इज़ रिपग्नेंट, असंगत है कॉन्स्टिट्यूशनल किसी प्रोविजन से, तो भी। द 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 curtailed the judicial review power of the High Court. It debarred the courts from considering the constitutional validity of any central law. However, the 43rd Amendment Act of 1977 restored the original position. 42nd अमेंडमेंट से क्या हुआ था कि इनके जुडिशियल पावर को रोक दिया गया था, लेकिन फिर 43rd अमेंडमेंट ला करके रिस्टोर करा दिया गया था, ठीक है। थोड़े से आर्टिकल्स जान लेते हैं क्या क्या कहाँ कहाँ गिवन है, क्योंकि यही कभी कभी पूछ लेते हैं।
तो 214 के तहत हाई कोर्ट्स फॉर स्टेट है। 215 हाई कोर्ट्स टू बी कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड। 216 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट्स होता है। 217 के तहत अपॉइंटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ द ऑफिस ऑफ अ जज ऑफ हाई कोर्ट। 218 तो एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन प्रोविजंस रिलेटिंग टू द सुप्रीम कोर्ट टू हाई कोर्ट्स। 219 ओथ और अफर्मेशन होता है इनका, जजेस ऑफ द हाई कोर्ट्स का। 220 के तहत रिस्ट्रिक्शन ऑन द प्रैक्टिस आफ्टर बीइंग अ परमानेंट जज। 221 सैलरीज हैं इनके, ठीक है। 222 ट्रांसफ़र ऑफ अ जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर। 223 के तहत अपॉइंटमेंट ऑफ द एक्टिंग चीफ जस्टिस। 224 अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल एंड एक्टिंग जजेस। 224A अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायर्ड जजेस at the sittings of the high courts। 225 jurisdiction of existing high courts। 226 के तहत power of high court to issue writ, सबको पता है। 226A के तहत constitutional validity of certain central laws not to be considered in proceedings under article 226, इसको रिपील कर दिया गया है बहरहाल। 227 के तहत power of superintendence over all courts by high court। 228 ट्रांसफ़र ऑफ सर्टेन केसेस टू हाई कोर्ट। 228A के तहत स्पेशल प्रोविजंस एज टू डिस्पोजल ऑफ क्वेश्चंस रिलेटिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ स्टेट लॉज, रिपील कर दिया गया है इसको। 229 ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स एंड द एक्सपेंसेस ऑफ द हाई कोर्ट्स। 230 के तहत एक्सटेंशन ऑफ जुरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट्स टू यूनियन टेरिटरीज। 231 एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स। 232 इंटरप्रिटेशन है जिसे रिपील किया जा चुका है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपने हाई कोर्ट्स अच्छे से समझा होगा, एक डेप्थ एनालिसिस कर दी गई है। पढ़ते रहिए, इंजॉय करिए पढ़ना, तो आसान हो जाएगा। अगर इसे बर्डन लेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा। मैं एक तरह से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ। थोड़ा सा पढ़ेंगे, जब कोई पढ़ा देता है सबको पता है, थोड़ा ईजी हो जाता है प्रोसेस। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।